फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इजेड क्लासेस पर। आज हम 9th क्लास के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ, और लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। होप यू विल एंजॉय इट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं मोशन होता क्या है। A body is said to be in motion if it changes its position with time with respect to a reference frame or reference point. एक बॉडी कही जाती है कि मोशन में है, या आप बोलोगे कि कोई बॉडी मोशन कर रही है या मूव कर रही है कब? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे समय के साथ। ठीक है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, ठीक है, तब आप बोलोगे कि वो बॉडी एक मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक शार्पनर है, ठीक है, मान लीजिए शार्पनर है, ये एक बॉडी है, और ये शार्पनर मेरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में मुझसे कुछ दूरी पर है। ठीक है, अगर समय के साथ मेरी और इस शार्पनर के बीच की दूरी चेंज होती है, तब मैं बोलूँगा कि ये शार्पनर मूव कर रहा है, ये अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है। ये अगर समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, आज कल परसों नरसों, जब भी मैं इसको देखूँ ये हमेशा यहीं पे अगर मिलेगा, तो मैं बोलूँगा कि ये मोशन नहीं कर रहा है, ये कैसा है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में बच्चों हमने दो शब्द देखने हैं, पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए बच्चों, आप एक ट्रेन का सीन देख रहे हो। ठीक है, ये एक ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है। इस ट्रेन के डब्बे में दो लोग हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, इस ट्रेन के डब्बे में दो लोग हैं। एक आदमी है ए और एक आदमी है जिसका नाम है बी। दिस इज बी। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को फेसिंग ईच अदर बैठे हुए हैं ट्रेन में। ठीक है, और ट्रेन के बाहर एक और आदमी है जिसका नाम है सी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोशन स्टेटस ऑफ बी। जो ये बी बैठा है, इस बी का मोशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, और साथ ही ये भी बात है कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है कुछ स्पीड से, जिसका मैग्नीट्यूड है v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में ये ट्रेन मूव कर रही है, और b का मोशन के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, b के मोशन के बारे में कुछ बताओ, ये सवाल है। तो जब a से पूछा जाएगा, ठीक है, जब a से पूछा जाएगा कि a तुम बताओ b क्या कर रहा है, तो a बोलेगा b तो हमेशा मेरे सामने ही बैठा हुआ है, हमेशा बैठा हुआ है, ये रुका हुआ है। तो a विल से b इज एट रेस्ट। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? a के सामने हमेशा b बैठा रहेगा चुपचाप। ठीक है, तो a बोलेगा कि b इज एट रेस्ट। अगर सेम सवाल आप c से पूछते हो कि c तुम बताओ b के बारे में, कि b मूव कर रहा है कि रेस्ट पर है, तो व्हाट विल c से? c विल से दैट b इज मूविंग। ठीक है, b इज मूविंग विद अ स्पीड v किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ c। ठीक है, c बोलेगा कि b जो है वो मेरे राइट साइड की ओर जा रहा है विद स्पीड v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को देखो बच्चों, एक बॉडी सेम है b। ठीक है, सेम बॉडी का मोशन अगर आप a से पूछते हो तो a बोलता है कि रेस्ट पर है, और सेम बॉडी का मोशन सेम टाइम पर आप c से पूछते हो तो c बोलता है कि नहीं नहीं, b मूविंग है। अब ये एम्बिग्विटी कैसे आ गई? बॉडी एक है तो उसके दो मोशन कैसे हो गए, वो भी अपोजिट? एक बोल रहा है कि रेस्ट पर है, एक बोल रहा है मूविंग है। ठीक है, तो यहीं पर बात आती है बच्चों रेफरेंस पॉइंट की। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट को आप एक ऑब्जर्वर मान सकते हो। ठीक है, किसी ऑब्जर्वर को आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो जो आपकी बॉडी का मोशन स्टडी कर रहा है। अगर आप ए को रेफरेंस पॉइंट मानो तो ए बोलेगा मेरे रिस्पेक्ट में तो बी हमेशा रेस्ट पर है। ठीक है, अगर रेफरेंस पॉइंट आप ए को बोलोगे तो ए बोलेगा बी हमेशा रेस्ट पर है, बट रेफरेंस पॉइंट आप सी को मान लोगे तो सी बोलेगा कि बी तो मूव कर रहा है।
तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझे? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो ऑब्जर्वर जो आपकी बॉडी का मोशन स्टडी करके बताएगा कि आपकी बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, और अगर मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है, ठीक है, किस स्पीड से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये सारी बातें कौन बताएगा? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बॉडी का चेंज करने पे बॉडी के मोशन का स्टेटस भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसलिए बच्चों याद रखो, मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना। रिलेटिव फिनोमेना मतलब मोशन रिलेटिव फिनोमेना है। आप किसी के कंपेयर में देखोगे तब आप मोशन के बारे में बता पाओगे, ठीक है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट फिनोमेना, नॉट अ एब्सोल्यूट फिनोमेना, ठीक है। मोशन एक एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस वक्त मोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बैठ के पढ़ के मेरे लेक्चर सुन रहे हो और साइंस पढ़ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे नहीं, आप तो रेस्ट पर हो और आप बैठ के एक जगह चुपचाप पढ़ रहे हो। बट अगर मैं इस वक्त मार्स में बैठा होता और वहां से आपको देख रहा होता और फिर पूछ रहा हो, फिर कोई मुझसे पूछता कि क्या आप मोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपका जवाब क्या होता? आप तो मूव कर रहे हो, जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों, इसी तरीके से जो मोशन होता है वो एक रिलेटिव फिनोमेना होता है, वो एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है। आप किसी बॉडी के बारे में एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रुकी हुई है या ये बॉडी चल रही है। डिपेंड करता है कि वो बॉडी को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ठीक है। और जो ऑब्जर्व करता है वही रेफरेंस पॉइंट कहलाता है या वही निर्देश बिंदु कहलाता है। जिस रेफरेंस के बेस पर आप उस बॉडी का मोशन स्टडी करते हो उसे रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। और इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बॉडी का पोजीशन डिफाइन करते हो। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जो आपको मोशन टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है ये समझाने के लिए काफ़ी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। जब आप बॉडी का रेफरेंस पॉइंट पहले फिक्स करते हो तब उस फिक्स रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप अपनी बॉडी का पोजीशन डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा। जैसे मान लीजिए P एक पॉइंट है, मैंने आपसे सवाल पूछा बता दो P की डिस्टेंस क्या है या P कितना दूर है, ठीक है, सिर्फ इतना सवाल था, P कितना दूर है। तो आपका जवाब आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि सर आप ये बता दो कि P की दूरी हम निकालें कहाँ से, हम बताएं कहाँ से P की डिस्टेंस। P की डिस्टेंस A से बताएं कि B से बताएं कि C से बताएं कि D से बताएं, ठीक है। सेम तरीका, अगर आपने जब रेफरेंस पॉइंट पहले फिक्स करोगे तब आप P की पोजीशन फिक्स कर सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन या पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पहले स्पेसिफाई करते हो, मोशन स्टडी करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करते हो, फिर देखते हो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है समय के साथ कि नहीं कर रही है। अगर समय के साथ बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है डिफाइंड बाय अ रेफरेंस पॉइंट, तब आप बोलोगे कि बॉडी तो चल रही है, बॉडी हैज़ मोशन, बॉडी इज डूइंग मोशन। और अगर वो अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, आप बोलोगे बॉडी रुकी हुई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। चलिए आगे एक नोट, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि P का पोजीशन बताओ, ठीक है ना, तो वो हमने डील कर लिया। नाउ अ नोट, if a body changes its position with respect to reference frame we say it is moving, else it is said to be at rest। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम कैन बी स्टेशनरी और मूविंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है या रेफरेंस फ्रेम होता है वो स्टेशनरी भी हो सकता है एंड मूविंग भी हो सकता है। जैसे जो सबसे पहले हमने ट्रेन वाला एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर A और B अंदर बैठे थे और C बाहर खड़ा था, ठीक है, और B का मोशन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो A जो है वो एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि A जो है वो ट्रेन के साथ चल रहा है, ठीक है, और C जो है वो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि वो अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो ट्रेन के साथ नहीं चल रहा है। तो ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट कैन बी स्टेशनरी और मूविंग, वो मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है।
अब एक और एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ और उससे आप अपने मोशन चैप्टर की शुरुआत करो और देखो कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। टू ट्रेन्स इन सेम डायरेक्शन। देखो बच्चों, आप सब लोग ट्रेन में या बस में तो एटलीस्ट बैठे ही होंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं और अगल बगल एकदम अगल बगल चल रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पे। आप अगर खिड़की पे बैठे हुए हो और आप इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज ऑल्सो 20 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर आप खिड़की पे बैठ के इस ट्रेन को ऑब्जर्व करते हो तो कई बार आपको लगता है कि ये ट्रेन भी रुकी हुई है और आप भी रुके हुए हो। ऐसा कभी ना कभी हुआ है आपके साथ, ठीक है। फिर जब आप इस खिड़की से बाहर की ओर देखते हो तब देखते हो नहीं, आप तो मूव कर रहे हो और ये ट्रेन भी आपके सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होता है। तो कहने का मतलब, जब आप मूविंग रेफरेंस फ्रेम थे, जब आप चल रहे थे इस ट्रेन के साथ और तब आपने इस ट्रेन को देखा, तो आप बोलोगे या आपको लगेगा, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि ये ट्रेन तो रुकी हुई है, बट एक्चुअली ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। इसलिए बच्चों, मोशन जो है वो एक एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है, वो एक रिलेटिव फिनोमेना है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व कौन करता है, और अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए सेम बॉडी अलग अलग टाइप का मोशन शो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्पीड हो गई, आपकी ट्रेन की स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, बट ये ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा, आपकी ट्रेन स्पीड पकड़ेगी, आगे चली जाएगी, ये ट्रेन धीरे धीरे आ रही है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये ट्रेन आगे आ रही है, आपको ये लगेगा कि आप तो रुके हुए हो, ये पीछे जा रही है। ऐसा भी होता है कई बार, आपको लगता है कि आप तो रुके हुए हो, ये ट्रेन पीछे जा रही है, बट एक्चुअली ये पीछे नहीं जा रही है, ये आगे ही आ रही है, बट विद अ लेसर स्पीड, ठीक है। उसी तरह अगर आपकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है, या 10 किलोमीटर पर आवर हो गई और ये 20 पर ही मेंटेन्ड है, तब आपको लगेगा कि आप रुके हुए हो और ये आगे जा रही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशंस थे कि ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस थे जो आप एक ट्रेन में ऑब्जर्व करते हो या बस में ऑब्जर्व करते हो। अगर आप एक बस में होते हो तो आपको ये नहीं लगता है कि आप आगे जा रहे हो, आपको ये लगता है कि पेड़, नदियाँ, ठीक है, पहाड़, बाकी लोग जो पैदल चल रहे हैं वो सब लोग पीछे जा रहे हैं, आप स्टेशनरी लगते हो, बिकॉज आप बस के रिस्पेक्ट में खुद को रेस्ट पे मानते हो, ठीक है। आपका रेफरेंस फ्रेम मूविंग है, आप बस के साथ आगे चल रहे हो, तो आप अपने आप को रेस्ट पे अज्यूम करते हो, या आपका दिमाग आपको बोलता है कि आप रेस्ट करो और बाकी दुनिया पीछे जा रही है, ठीक है। तो ये सब इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज हैं ऑफ दिस चैप्टर मोशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका पेंसिल, आपकी कॉपी पेन, आप खुद, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन ऑल द टाइम, ठीक है। अ बॉडी कैन मूव इन मैनी वेज। अब देखो, बॉडी कई सारे तरीक़ों से मोशन कर सकती है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको कि आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हो, और इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही मेनली पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेनली पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। देन सर्कुलर मोशन कर सकती है आपकी बॉडी। सर्कुलर मोशन कैसे कर सकती है, एक मोशन ये हो गया, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन, कि वो रोटेशन करे, ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है बॉडी, दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस मोशन इज सर्कुलर मोशन। देन वन मोशन इज this motion is rotation type of circular motion. Then one type of motion is revolution is जब वो सन के अबाउट रिवॉल्व करती है अर्थ, ठीक है, रिवॉल्व मतलब किसी बॉडी के अराउंड मूव करना, एंड रोटेशन इज अपने एक्सेस पर रोटेट करना, ठीक है। एंड अर्थ कैसा मोशन करती है, अर्थ अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करती है और सन के अबाउट रिवॉल्व भी करती है, तो इट डज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू मोशंस, ठीक है। और वाइब्रेटरी मोशंस होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बहुत टाइप का मोशन होता है, ठीक है। आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में जैसे जैसे बढ़ोगे आप सारे टाइप के मोशंस पढ़ोगे। तो मोशन चैप्टर को यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन बस पढ़ रहे हैं। वन मोर कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, दुनिया में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको कि आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिनकी आप वैल्यू बता सकते हो, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इमोशनल चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बोलते, ठीक है। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल वेट,
आप नाप सकते हो, स्पीड आप नाप सकते हो, लेंथ किसी बॉडी की नाप सकते हो, हाइट नाप सकते हो। टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, आप नाप सकते हो कितना सेकेंड, कितने घंटे, कितने मिनट, ठीक है। तो इनकी फिक्स्ड वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, इसलिए इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हो। तो इमोशंस लाइक काइंडनेस, लव एक्सेट्रा आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, इनको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं करते हो। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं बच्चों। वन आर स्केलर क्वांटिटीज, जिनको स्केलर्स बोला जाता है। अदर आर वेक्टर क्वांटिटीज, इनको वेक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये दो शब्द आपने काफ़ी सुने होंगे, स्केलर क्या होते हैं एंड वेक्टर क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं हम आज की क्लास में। चलिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हो गई, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब आप एक नंबर असाइन कर देते हो, इतना बस, और वो बात पूरी हो जाती है, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। और आपको इनको बताने के लिए एक नंबर चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक सूटेबल यूनिट चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल जब बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे लेंथ ऑफ अ पेंसिल, आपकी पेंसिल की लेंथ अगर आपको किसी को बतानी है तो आप कितना बोलते हो? माई पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। आप इतनी बात बोलते हो, माई पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जब आपने बोला तो क्या बोला? ये 10 क्या है? दिस 10 इज अ नंबर, इट हैज़ अ वैल्यू, ठीक है। एंड यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट है। अगर आपने सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर बोल दिया, 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। 10 mm कितना बड़ा होता है आप जानते हो? बहुत ही छोटा होता है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 mm इज दिस, फ्रॉम 2 to 3 इट इज 10 mm, ठीक है। 10 mm बोलो या 1 सेंटीमीटर बोलो, इट इज 2 to 3। एंड 10 सेंटीमीटर बोलो तो 1 to 10, 1 to 10 इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर और mm में फर्क समझ रहे हो ना। तो वैसी चीज, अगर यूनिट गड़बड़ कर दी तो नंबर अगर सही भी लिखा, यूनिट गड़बड़ कर दी तो मतलब ही बदल गया, ठीक है। बट ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आपको अपनी पेंसिल की लेंथ बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, और आप इसको एक्सप्रेस कैसे करते हो? एक नंबर से और एक यूनिट से। बस आपने अगर नंबर और यूनिट बोल दिया तो वो मैग्नीट्यूड पूरा हो गया और आपकी बात खत्म हो गई। मेरे दिमाग में कंप्लीट आइडिया लग गया कि आपकी पेंसिल कितनी लॉन्ग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय उसैन बोल्ट टू कंप्लीट अ 100 मीटर रेस। अगर उसैन बोल्ट 100 मीटर रेस दौड़ता है तो वो लगभग 10 सेकेंड्स के अंदर अपनी रेस पूरी कर लेता है। तो 10 सेकेंड, देखो आपने एक नंबर बोला और एक सूटेबल यूनिट बोली। अगर बच्चों आपने यूनिट की गड़बड़ी कर दी, सेकेंड की जगह आपने आर लिख दिया तो 10 आवर्स, तो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। आप देख रहे हो 10 सेकेंड कितना बड़ा होता है और 10 आवर्स कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो यूनिट्स का ख्याल आप बहुत ध्यान से रखोगे जब तक आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। यूनिट्स में गड़बड़ी मत करना, ठीक है। यूनिट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये अगर सही से यूज़ करी तो सही चीज़ इंडिकेट करेंगी, अगर गलत यूज़ करी तो एकदम ही गड़बड़ हो जाएगा। जैसे पेंसिल आपने बोला 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, किसी ने लिख दिया 10 किलोमीटर्स लॉन्ग। 10 किलोमीटर आप समझते हो कितना होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यूनिट्स का बहुत ख्याल है, ये एकदम अर्थ को एकदम पलट ही सकती हैं, एकदम गलत कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इनका बड़ा ध्यान रखिएगा साइंस में। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स परचेज। जब आप एप्पल खरीदने जाओ, मान लो दुकान में, या आलू खरीदने जाओ, तो आप बोलते हो 1 kg एप्पल दे दो, 1 kg, ठीक है। दिस 1 इज अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यूनिट इज kg। तो जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और सूटेबल यूनिट का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ इतना बोलते हो और बात पूरी हो जाती है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल्स, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी, वेट, ठीक है, स्पीड, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स। आप स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल अर्थमेटिक्स की तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 सेंटीमीटर की पेंसिल रखूं, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर की पेंसिल रखूं और बोलूं अब मेरी टोटल लेंथ कितनी हो गई है, तो 10 + 5 इज 15 सेंटीमीटर। मैं बोलूंगा 15 सेंटीमीटर की पेंसिल हो गई। सिंपल मैथ्स की तरह आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, वेरी सिंपल। तो स्केलर क्वांटिटीज में क्लास 9th में इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू वेक्टर क्वांटिटीज, देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जाता है, बट यहाँ पे बच्चों आपको डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में इतनी चीज, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन को बताना जरूरी होता है, और जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक पूरे दिमाग में मतलब कंप्लीट आइडिया नहीं लग पाता है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन वी नीड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि यहाँ भी चाहिए थी, सूटेबल यूनिट, जो कि यहाँ भी चाहिए थी, बट अ डायरेक्शन ऑल्सो, जो कि यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं बोलते हो 1 किलो आलू नीचे की ओर, 1 किलो आलू नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। बट वेक्टर क्वांटिटीज में जब कोई चीज़ बताओगे तब आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे शब्द आप सबके लिए नए हैं, मैं जानता हूँ। हम धीरे धीरे इन सब शब्दों को पढ़ेंगे, बट ये सारी चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं पे जंगल में हो, मान लो, एक एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, आप मान लो जंगल में हो, ठीक है, और आप जंगल में अपने कैंप लगा रखा है जिसमें आप सबके बहुत सारे दोस्त हैं और टीचर्स हैं, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने मन करा थोड़ा घूम के आ जाते हैं, और आप कहीं पे खो गए, ठीक है, कहीं खो गए। अब मान लो आपने यहाँ पर अपने सैटेलाइट फ़ोन से जब अपने बेस कैंप पे इंडिकेट करा, मतलब जब कांटेक्ट करा, तो आपके टीचर ने बोला कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि मैं 1 किलोमीटर दूरी पर हूँ कैंप से, आप मुझे ढूंढ लो आके और निकाल लो मुझे, बचा लो यहाँ से, तो क्या कोई आपके पास आ पाएगा ढंग से? नहीं आ पाएगा। आपको क्या बताना पड़ेगा, मैं कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस डायरेक्शन में हूं, समझ रहे हो ना बात को, और आके आप मेरे को यहां से ले जाओ। तो जब आप अपनी डायरेक्शन बताओगे प्लस मैग्नीट्यूड बताओगे 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तब आपने अपना डिस्प्लेसमेंट बता दिया। ओरिजिनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डायरेक्शन है उसके साथ आपने अपना मैग्नीट्यूड बताया। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि, और डायरेक्शन का यूज करना समझ में आया कि जब तक आप अपनी डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी, ठीक है, या जो सुनने वाला है उसके दिमाग में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 5 किलोमीटर पर आवर टू ईस्ट। एक कार की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो, हमने डायरेक्शन बताया, मैग्नीट्यूड बताया, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपके लिए क्लास 9th में था कि आप बस समझ लो स्केलर क्वांटिटीज होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स, कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और ये नोट कि स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल मैथ्स की तरह कर सकते हो, बट वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक दूसरी अलजेब्रा होती है। आप वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर नॉट एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स। दे हैव अ डिफरेंट अलजेब्रा विच वी स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात को खत्म करना चाहूंगा कि क्यों ऐसा। मान लीजिए आप ए पोजीशन से बी पोजीशन तक 5 किलोमीटर तक डिस्प्लेस करें, ठीक है, फिर बी पोजीशन से नीचे आए आप 3 किलोमीटर्स और, ठीक है, और आप कोई पूछे सी पोजीशन और ए पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है, तो आप सिंपल 5 + 3 = 8 आंसर नहीं बताओगे, आपका आंसर कुछ और हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो बात को? आपने इतना चला फिर इतना चला, तो सिंपल अर्थमेटिक के हिसाब से तो 5 + 3 = 8 किलोमीटर चल गए आप। बट आप अगर अपनी पोजीशन बताते हो इनिशियल पोजीशन से, डिस्प्लेस कितना हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो वो 8 नहीं होगा, वो 8 से कम होगा, ठीक है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप नॉर्मल मैथ्स की तरह नहीं कर सकते, बट स्केलर क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करा जा सकता है। आप 1 किलो आलू लो, फिर 1 किलो उसमें टमाटर डाल दो, तो टोटल 2 किलो बन जाता है। सिंपल ऐड, सिंपल अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा मोशन टॉपिक का, और उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का सिर्फ बेसिक आइडिया लिया कि होता क्या है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे मोशन चैप्टर में। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस टॉपिक में, तो खूब सारी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।